JUI और इमरान खान साहब के अलायंस का कितना इम्कान आपको नज़र आता है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े तगड़े सियासतदान हैं, ख़ानदानी सियासतदान हैं, बहुत समझदार इंसान है। 12-13 MNAs और सेनेटर्स के साथ उन्होंने देखे पूरे सिस्टम को आगे पीछे लगाए रखा। इस साइड पे इमरान खान साहब के 90 MNA हैं और जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और उस साइड पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के आप देख लें 7 MNAs थे, और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ड्राइंग रूम में बैठाया था, दूसरे में पीपल्स पार्टी को बैठाया था, गवर्नमेंट जो थी चक्कर लगा रही थी सारी, और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो भी सारा दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख रही थी। तो मौलाना देखें कितने ज़ीरक सियासतदान हैं वो। इतने ज़ीरक सियासतदान होते हुए वो समझते हैं कि एंटी स्टेट हो के मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकूँगा, लिहाजा स्टेट को मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई ख़तरा नहीं कभी। और यही वजह है कि स्टेट ने कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब से लड़ने की गलती नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी टू सम एक्सटेंट उससे आगे नहीं गए, एक रेड लाइन से होती, रेड लाइन तक वो गए। इवन इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया था, यहाँ आए, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर भी राब्ते में रहे। इवन चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ राब्ते में रहे। जनाब बाजवा साहब के साथ उनके घर में मुलाकात हुई जाके, वो और अब्दुल गफूर हैदरी साहब दोनों जनाब बाजवा साहब के पास गए और आर्मी चीफ हाउस के अंदर मुलाकात हुई, और इस साइड पर उनका धरना भी चल रहा था। तो वो बहुत समझदार आदमी है, उन्हें पता है कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, किस लेवल तक मुझे नहीं जाना चाहिए, लिहाजा उस स्टेट से कभी नहीं टकराएंगे, लिहाजा कोई ख़तरा स्टेट को उनसे नहीं है। दूसरा, वो इंगेजमेंट के ऊपर के कायल हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। देखें, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके तल्लुकात ख़राब हो गए थे, जरदारी साहब के साथ भी तल्लुकात ख़राब हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इंगेजमेंट हुई, दोबारा मुलाकात हुई। अभी भी देखें गवर्नमेंट से कितने नाराज़ हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई, बिलावल भुट्टो साहब 2 घंटे उनके पास बैठ के। तो जो शख्स इंगेजमेंट का कायल होना, उनके साथ डिफरेंसेस कभी भी नहीं पड़ते होते। तो मौलाना जो है ना, उनको इंगेज किया जा सकता है, उनसे उनकी बात सुनी जा सकती है, उनको बात समझाई जा सकती है, जैसे 26वीं तरमीम पे गवर्नमेंट ने समझा लिया अल्टीमेटली उनको, मौलाना ने भी उनको कायल कर लिया। खान साहब जो है ना, वो इंगेजमेंट के कायल नहीं है, वो राब्ते के कायल नहीं है। वो एक वक्त तक तो मौलाना के साथ ठीक थे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि मौलाना जो है वो उनका मामला ज़्यादा सेटल हो गया, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो डिस्टेंस पे चले गए। देख लें, अब वो वाली बात नहीं, वो पुरानी मोहब्बत थी ना, वो ख़त्म हो गई सारी। तो डिस्टेंस पे ही रहेंगे, आपका ख्याल है? मौलाना को पता है कि अगर मैं इस कश्ती में सवार हो गया जिसमें इस वक्त इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, तो मैं भी पर्सोना नॉन ग्रांटा हो जाऊँगा तो मुझे भी इसका नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं। दूसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो बलोचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है, और ये दोनों जो हैं ऐसी जगह हैं जहाँ पे इमरान खान साहब के स्टेक्स हैं। तो एक आदमी अपनी रोटी जो है दूसरे के हवाले क्यों करेगा? और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, नून लीग का वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अगर उनका इत्तेहाद होता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का चीफ मिनिस्टर होगा नेक्स्ट टाइम। तो मौलाना को सूट करता है ये वाला ग्रुप, लेकिन वो ये है कि एक दरमियान में खड़े हो के इनसे भी लड़ लेते हैं, इनसे भी लड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ गेन कर लेते हैं। कुछ ना भी हो तो उनकी गली बड़ी जो होती है खूबसूरत हो जाती है, वहाँ पे DSNGs खड़ी होती हैं, उनकी खबरें चल रही होती हैं। आज भी देखें ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग है, प्रेस टॉक है, उसको लाइव कट किया जाता है, और उनकी एक इम्पोर्टेंस होती है कि ये इंपॉर्टेंट आदमी है और इनके बगैर ना गवर्नमेंट चल सकती है, ना इस्टेब्लिशमेंट चल सकती है, ना अपोजिशन चल सकती है। तो उनको ये भी बड़ा फ़ायदा है। तो मौलाना जो है ना इसी तरह करते रहेंगे, मेरा ख्याल ये। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह किया और जिस तरीके से ये फाइनल कॉल की सिचुएशन को हैंडल किया, वो दुरुस्त था? देखिए, उस वक्त एक और चीज़ जहन में रखें, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थक गई हुई है ना, उसी तरह जो हमारी पुलिस है वो भी थक गई हुई है। देखिए कितने अरसे से एहतजाज हो रहे हैं, कितने पुलिस एहलकार हैं ज़ख्मी हो गए, कितने पुलिस एहलकार हैं जो शहीद हो गए हैं, कितने पुलिस एहलकार हैं जो नौकरियों से चले गए हैं, और कितने पुलिस एहलकार हैं जिनकी इतना अरसा खेतों के अंदर ज़िंदगी गुजरी है, सड़कों के ऊपर गुजरी है, मार खाई उन्होंने, आंसू गैस खुद भी बर्दाश्त की उन्होंने, तो वो भी एग्जास्ट हो गए। इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखें। और इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि ये एग्जास्ट हो जाए और यहाँ पे बगावत हो जाए, लोग बाहर निकलने से इनकार कर दें, पुलिस वाले कहेंगे कि हम डंडा खाने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस बार हुआ भी, 128 लोग हैं जो ड्यूटी पे नहीं आए, जिनको बाद में नोटिस भी दिया गवर्नमेंट ने। तो अब इस साइड से भी वो थके हुए हैं सर, तो इसलिए मेरा ख्याल है कोशिश उन्होंने बड़ी की कि उनको रोका जाए, स्वाबी के से बाहर रोक लिया जाए, स्वाबी से बाहर नहीं रोका जा सका, मोटरवे पे रोक लिया जाए, नहीं रोक सके, फिर 26 नंबर चुंगी पे रोक लिया जाए, वहाँ पे नहीं रोक सके, फिर ये इस्लामाबाद के अंदर जो दाखिले के रास्ते हैं, कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे, उसके ऊपर रोक लिया जाए, नहीं रोका जा सका। ये बात दुरुस्त है, और उस मामले में मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे आके तो अल्टीमेटली उसने ख़त्म होना ही था, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी एक ही सेवियर होती है और उसका नाम है स्टेट।
अगर तो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं तो आप 126 दिन भी बैठ जाएंगे डी चौक के अंदर, लेकिन अगर स्टेट आपके साथ नहीं है तो फिर आपने यहाँ से जाना ही जाना है, क्योंकि देखिए नैरो सी स्ट्रिप है, 1/2 किलोमीटर की स्ट्रिप है, यहाँ के ऊपर हैं, यहाँ से किस तरफ निकल जाएंगे आप? साइडों पे सेक्टर्स हैं, लोगों के घर हैं, लोगों के घरों में तो नहीं जा सकेंगे आप। तो अल्टीमेटली आपने यहीं पे बैठना है। तो आपको 4 साइडों से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, सामने से पुलिस हो, पीछे पुलिस हो, साइडों में पुलिस हो, कहाँ जाएंगे आप? हुकूमत जो इल्ज़ाम लगाया करती थी कि खान साहब को लाशें चाहिए, तो लाशें तो उनको मिल गई, तो इस लिहाज से उनकी कामयाबी नहीं है। नहीं, उतनी लाशें नहीं मिली जितनी उनको चाहिए थी। इतनी लाशों से कितनी लाशें गिरी हैं? वो तो मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में चाह रहे थे ना। उनका ख्याल ये था कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर 400 लोग मर गए थे और उसके बाद गवर्नमेंट टॉपल हो गई, तो कम से कम 100, 150, 200 लाशें तो होनी चाहिए थी। और उसी उम्मीद पे हर बार वो आते हैं। और ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रैटेजी अच्छी है कि वो कहते हैं कि जी हमने हथियार इस्तेमाल नहीं करना, यानी लाश नहीं मिलनी चाहिए, ज़ख्मी नहीं होने चाहिए इनके पास जिनको उठा के लेके जाएं। तो अब देखें, जो ही ये सब ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विदिन हाफ आवर ये कहना शुरू कर दिया कि बड़ी लाशें गिरी हैं, जो क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ तो लाशें होंगी, ये तो सड़क जो जिसको ब्लू एरिया कहा जाता है ये तो रेड हो चुका होगा, रेड एरिया हो गया होगा, यहाँ तो खून ही खून होगा। लेकिन वो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और इस मामले में स्टेट की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी कामयाब रही, साबित हुई कि इन्होंने अगर बुलेट्स चलाई भी हैं तो प्रैक्टिस बुलेट्स हैं, डमी बुलेट्स हैं, जिनमें से सिर्फ आवाज़ निकलती है, बंदे को फील होता है कि लो जी मैं मर गया, लेकिन उसको चोट नहीं लगती। अच्छा। तो वो जो है वो इस लिहाज से ठीक है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब रोक नहीं सके, ये बात 100% दुरुस्त है। और सबका ख्याल ये था कि इतनी पुलिस फोर्स है कि 20,000 26,000 पुलिस आपने पंजाब से बुलवा ली, 12-13 हज़ार आपने सिंध से मंगवा लिए, फिर FC है, फिर रेंजर्स है, फिर 245 के तहत आपने फ़ौज भी बुला ली। तो अब तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की ये नाकामी थी। लोग यहाँ तक पहुँचे और अल्टीमेटली उनको जो भिजवाने में भी मोहसिन नकवी साहब का इतना किरदार नहीं था जितना रियासत का। लेकिन मरने वालों की फ़ाइनल तादाद क्या मालूम हुई? क्योंकि दावे तो सैकड़ों में भी किए जा रहे थे, दर्जनों में भी किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ था कि कोई नहीं मरा। अब देखिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िगर जो है उसी को आप हतमी समझे 12 हैं, लेकिन उनके अंदर भी पश्तून जो हैं वो बहुत कम है। अब देखें ना, मरी का है एक बंदा, हज़ारा के लोग हैं उसके अंदर, और फिर बलूचिस्तान के हैं, फिर पंजाब का है तारड़, जो ताहिर तारड़ है जो यहाँ से कंटेनर से नीचे गिराया गया था, उसको भी अब लेके वो उन्होंने टोपी पहना के तो गंडापुर साहब ने अपने साथ मिलाने की कोशिश की है उनको भी। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह वो ख्याल था ना कि वली खान साहब ने एक बार एक तहरीक चलाई थी तो यहाँ से रावलपिंडी से लाशें चली गई थी पेशावर, और उसके बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई थी, आपको याद होगा, हिस्ट्री के अंदर है। तो वो तो नहीं हो सका, यहाँ से पश्तूनों की लाशें तो नहीं जा सकी, जिसका मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अफसोस भी बहुत है कि जो कुछ करना चाहते थे, जो वो चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं उतरी। तो वो 12 को अगर हतमी समझ लिया जाए तो उसके अंदर भी पश्तून कम है, और ये बात भी अभी फ़ैसला करना बाकी है कि किसकी गोली से उनकी शहादत हुई थी। अच्छा, गोली का निशाना बना। एक मौजूदा हुकूमत के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुस्तहकम इसलिए हो गई कि उसने मईशत को बेहतर कर दिया। तो ये मईशत को बेहतर करने का माज दावा है या कि वाकई कुछ बेहतर कर दिया? देखिए, स्टेबिलिटी तो आई है, और स्टेबिलिटी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप मिनिस्टर बदल रहे हो, जैसे खान साहब के दौर में होता था कि मिनिस्टर है अगले दिन नहीं है, और हर मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है कि वो खड़ा होकर ये भी कह दे कि जो हमारे पायलट्स जो हैं वो भी जाली हैं, और हमारे स्टीवर्ड्स जो वो भी जाली हैं, और हमारे जो जहाज़ हैं उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हुई है, किसी के ऊपर गिर भी सकते हैं किसी वक्त। तो वो खुली छुट्टी नहीं है यहाँ पे। अब देखें, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो हमारे वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं वो प्रोग्रामों में नहीं जाते, उनको नैरेटिव देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारे काम स्मूथ चल रहे हैं हर साइड पे, और बोझ है वो ISPR ने उठाया हुआ सारा, तो गवर्नमेंट जो है ना ईजी है, तो स्टेबिलिटी है उसके अंदर। दूसरा ये है कि स्टेट उस लेवल तक चली गई थी पिछले इमरान खान साहब के दौर में, और उसके बाद इतना ज़्यादा क्यास और कन्फ्यूजन था कि हमारी इकॉनमी ऑलमोस्ट जो है वो डेड हो गई थी, और उससे या तो आपने पीछे जाना था या आगे जाना था, और अगर आप पीछे चले जाते तो फिर तो आपका ख़त्म था, फिर तो ख़त्म हो जाते ना, एज ए स्टेट आप फेल हो जाते, ज़ीरो हो जाते आप, फिर तो पाकिस्तान खुदा न खासा टूट जाता, फिर डिफ़ॉल्ट कर जाते, फिर तो यहाँ पे कुछ भी ना होता। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हमने चले बेबी स्टेप्स ही लेने हैं लेकिन आगे की तरफ बढ़ना है, तो स्टेट ने ये काम किया कि उसने बेबी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। अब महंगाई जो सिंगल डिजिट्स में आ गई, और इन्फ्लेशन जो थी ये किसी का ख्याल नहीं था कि इस तरह होगा। IMF ने भी मेहरबानी कर दी इनके ऊपर, और दूसरा सऊदी अरेबिया की तरफ से, UAE की तरफ से, चाइना की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली।
कुछ अमेरिकन की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिल गई जो पहले बिल्कुल नहीं मिल रही थी, वो हो गया। और फिर जो लोकल जो इंडस्ट्री है उसने थोड़ा थोड़ा टेक ऑफ करना शुरू कर दिया, फिर सूद की शरह जो वो नीचे आ गई, तो इसका इकॉनमी को फ़ायदा हुआ। फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, अब आप इसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर साहब को दे लें, इसका क्रेडिट आप ग्लोबल इकॉनमी को दे लें जिसके अंदर एक चीज़ चेंजेस आई हुए हैं, इसका क्रेडिट आप मियां शहबाज साहब को दे लें, किसी को भी दे लें, लेकिन एक चीज़ है जिसे हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इकनॉमिकली थोड़ा सा बेहतरी की तरफ सफ़र तय किया।